हेलो क्लास, मैं रश्मि सिंह अपने यूट्यूब चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं प्रतियोगिता दर्पण का जून माह का करंट अफेयर लेकर आई हूँ और प्लस में सार संग्रह जो जून माह के प्रतियोगिता दर्पण की जो मैगजीन में आता है, जिसमें ऑल सब्जेक्ट जीएस के होते हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट उसमें फैक्ट या क्वेश्चन होते हैं। अगर वो आप कर लेंगे तो उससे क्वेश्चन ज़रूर एग्ज़ाम में आते हैं। ठीक है, इसलिए ये हम घटना सार क्योंकि रिवीजन होने वाला है, क्योंकि एग्ज़ाम यानी कि आर का 27 जुलाई को है और समय 4-5 दिन का ही बचा। आज मंडे हो गया और इस संडे को ही है, तो क्विक रिवीजन हो जाएगा, ज़्यादा लंबी ये क्लास भी नहीं होगी। आप लोग पहले हम सार संग्रह कर लेते हैं। ठीक है, सार संग्रह कर लेंगे, उसके बाद ही ठीक है, ये है सार संग्रह। ठीक है, जूम कर लिया है हम क्योंकि आप लोगों को पढ़ने में परेशानी ना हो। ठीक है, ये सार संग्रह है जो प्रतियोगिता दर्पण की मंथली मैगजीन आती है। ये जून मंथ का सार संग्रह है, यानी कि जून के मंथ में जो मैगजीन में दी रखती है ना सार संग्रह, वो है। ठीक है, और इसके साथ ही मैंने करंट अफेयर लिया है जिसमें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों ही घटनाक्रम है, वो है जून माह का। इस तरह से क्योंकि मैंने जुलाई का करवा ही दिया है और इसके बाद ये जून का है, इस तरह से हम जनवरी तक आपका करवा देंगे, जिसमें आपका लेटेस्ट ये करंट अफेयर भी रहेगा। ठीक है, जिससे इसमें हमने राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम भी शामिल किया है और साथ में सार संग्रह भी है। ठीक है, चलते हैं अपने सार संग्रह पे, ज़्यादा टाइम नहीं लेते हैं क्योंकि अभी भी बच्चों के पास टाइम नहीं है। ठीक है, चलते हैं अपने सार संग्रह पे। पहला सब्जेक्ट कौन सा है? पहला सब्जेक्ट है ये जीएस का कौन सा पहला सब्जेक्ट हो गया? भारतीय इतिहास एवं संस्कृति। ठीक है, भारतीय इतिहास एवं संस्कृति। इससे क्वेश्चन है, फर्स्ट है, सिस्टर निवेदिता ने किस कलाकृति की प्रशंसा भारतीय कला की पहली महान कृति के रूप में की थी? किस कला की थी? अविन्द्रनाथ टैगोर कृत भारतमाला। ठीक है, ठीक है, ये अविन्द्रनाथ टैगोर कृत भारतमाला है, ये इसकी प्रशंसा की थी। ठीक है, नेक्स्ट है, राक्षसी तांगड़ी। ठीक है, ऐसे राक्षसी तांगड़ी युद्ध को सामान्यतः किस नाम से जाना जाता है? ठीक है, ये अविन्द्रनाथ है, इस बार कंफ्यूज कहीं ये रविंद्रनाथ ना हो, मुझे ऐसा लग रहा है। ठीक है, लेकिन अविन्द्रनाथ टैगोर कृत भारतमाला है। ठीक है, ये सही है। नेक्स्ट है सेकंड, राक्षसी तंगड़ी युद्ध को सामान्यतः किस नाम से जाना जाता है? किस नाम से जाना जाता है? तालीकोटा के युद्ध के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है थर्ड, अफगानिस्तान में अशोक के शिलालेखों को किस लिपि में लिखा गया था? ग्रीक अरमाइक लिपि में लिखा गया था। ठीक है, अशोक के जो शिलालेख थे वो 3 लिपियों में थे, ग्रीक अरमाइक में था। ठीक है, पाल प्राकृतिक में भी था। ठीक है, खरोष्टी, ठीक, खरोष्टी ग्रीक अरमाइक लिपि में थे ये। ठीक है, और फोर्थ है, प्राचीन भारत में किसने अपने सिक्कों पर द्विभाषी और द्विलिपि दंत कथाओं की शुरुआत की थी? किसने की थी? हिंद एवं इंडो ग्रीक। ठीक है, हिंद एवं इंडो ग्रीक। फिफ्थ है, सातवाहनों ने सिक्के जारी किए थे। किसके किसके किए थे? चांदी के, तांबे के, शीशे के और पोटिन के सिक्के जारी किए थे सातवाहन शासक ने। ठीक है, नेक्स्ट है 6, आधुनिक चेनाब, चौटांग, रावी और झेलम नदियों के वैदिक नाम थे, क्या थे? क्रमशः चेनाब का अस्कनी था, चौटांगे का दृशदती था। ठीक है, दृशदती था, दृशद्वती। ठीक है, रावी का परशुनी था और झेलम का बितस्ता था। ठीक है, झेलम का क्या था? बितस्ता था। ठीक है, नेक्स्ट फैक्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन ही मान लीजिए इसको। भारत में बेहजाज शैली के प्रमुख प्रवर्तक कौन थे? ठीक है, बेहजाज शैली के प्रमुख प्रवर्तक थे सैयद अली और अब्दुस्मत। ठीक है, सैयद अली और अब्दुस्मत इसके प्रमुख प्रवर्तक थे। ठीक है, नेक्स्ट है 8th, प्रारंभिक मालवा चित्रकला शैली और मुगल चित्रकला शैली किससे प्रभावित थी? किससे प्रभावित थी? शिराजी शैली और बेहजाज शैली से। ठीक है, शिराजी शैली और बेहजाज शैली से प्रभावित थी कौन सी? मालवा चित्रकला। ठीक है, ये क्वेश्चन आते जरूर है। नेक्स्ट है, तमिल व्याकरण पर आधारित और पहले से 4वीं शताब्दी ईस्वी के बीच रची गई तोल्कापियम। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। तोल्कापियम संबंधित थी किससे? संगम साहित्य से संबंधित थी। ठीक है, किससे थी? संगम साहित्य से। और ये कौन सा व्याकरण है? तमिल का व्याकरण है, तमिल व्याकरण है और संगम साहित्य से ये संबंधित थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मिनट बच्चे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, द किंग ऑफ डांस किसका चित्रण है? द किंग ऑफ डांस किसका चित्रण है? कांस नटराज चोल का। ठीक है, द किंग ऑफ डांस किसका चित्रण है?
जो कांस्य, नटराज, चोल शासक थे इनका चित्रण है। ठीक है, चोल, चेर एंड पांडव जो शासक थे साउथ भारत के। नेक्स्ट देखते हैं यानी दक्षिण भारत की। नेक्स्ट सब्जेक्ट हमारा आ जाता है राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन, यानी कि हिस्ट्री का ही पार्ट है ये, राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन। इससे क्वेश्चन जरूर आते हैं पीसीएस में, आरओ में, सभी में। ठीक है, फैक्ट है 11, ये 18वीं सदी के उत्तरार्ध और 19वीं सदी के भारत में महत्वपूर्ण वाणिज्यिक संगठन थे, कहलाते थे एजेंसी हाउसेस। क्या कहलाते थे? एजेंसी हाउसेस कहलाते थे। नेक्स्ट 12, स्वतंत्रता के बाद भारत में या पाकिस्तान में शामिल होने का या स्वाधीन बने रहने का निर्णय किस पर छोड़ा गया था? देसी राज्यों के शासकों पर छोड़ा गया था। ठीक है, नेक्स्ट है 13, दूसरा अंग अफगान युद्ध, एलिबर्ट बिल विवाद, फॉक्स का इंडिया बिल और लॉर्ड कर्जन का वायसराय बनना किस वर्ष से संबंधित घटना है? पीसीएस के फेवरेट है, ईयर जरूर पीसीएस पूछता है कब है। वर्ष 1878, 1883, 1783 एंड 1899। ठीक है, की घटनाएं हैं ये। नेक्स्ट है भारत विभाजन के संदर्भ में प्रसिद्ध आख्यान द अदर साइड ऑफ साइलेंस के लेखक है उर्वशी बुटालिया। ठीक है, कौन से? उर्वशी बुटालिया जी हैं। नेक्स्ट है 15, अखिल भारतीय जनगणना का प्रथम प्रयास कब किया गया था? कब किया गया था? 1872 में किया गया था। कब किया गया था? 1872 में किया गया था। और किसके शासनकाल में किया था ये भी कमेंट करके बताइए जरूर। ठीक है, 16 है किस युद्ध से भारत में ब्रिटिश राज की औपचारिक नींव पड़ी? किस युद्ध से पड़ी थी? प्लासी के युद्ध से पड़ी थी। ठीक है, आपको पता होगा कि किस युद्ध में भारत में ब्रिटिश राज की औपचारिक नींव पड़ी थी? प्लासी का युद्ध था। ठीक है, ये कब हुआ था? 23 जून 1757 को हुआ था, जिसमें ब्रिटिश राज की यानी कि ब्रिटिश शासन की ये नींव मानी जाती है, प्लासी का युद्ध। ठीक है, याद रखिएगा कब हुआ था? 23 जून 1757 को हुआ था। नेक्स्ट फैक्ट है हमारा 17, दक्षिण भारत में कहाँ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1639 ईस्वी में व्यापार चौकी का निर्माण किया? कहाँ पे किया था? मद्रास पट्टनम में किया था। ठीक है, ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट है, क्योंकि अब एग्जाम का समय बहुत कम है, इसलिए क्विक रिवीजन ये वाली क्लास है, क्योंकि अब ज़्यादा कुछ बताने का टाइम भी नहीं है और आप लोगों को भी ज़्यादा कुछ पढ़ने का भी टाइम नहीं है। ठीक है, जितना आपने नोट्स बनाए हैं और जितना भी हो सके आप क्विक रिवीजन करिए सारे सब्जेक्ट का। ठीक है, कुछ और अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट 18 है नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने वर्ष 1943 में आज़ाद भारत की सरकार के गठन की घोषणा कहाँ की थी? ठीक है, ये आप लोगों को पता होगा, हिस्ट्री पढ़ रहे होंगे आप लोग, सिंगापुर में। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट है 19, किसने 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया? किसने किया था? पीटी जवाहरलाल नेहरू ने, कि जवाहरलाल नेहरू द्वारा किया गया था। कब किया गया था? इंपॉर्टेंट डेट है, ये याद कर लीजिए। 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, 19 हो गया है। ठीक है, 19 हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 पे चलेंगे। ठीक है, ये आ गया क्वेश्चन नंबर 20। ठीक है, पंजाब की कौन सी पार्टी भारत का विभाजन भारत और पाकिस्तान करने के विचार के विरुद्ध थी? कौन सी पार्टी थी जो भारत और पाकिस्तान के विभाजन करने के विरुद्ध थी? कौन सी थी? यूनियनिस्ट पार्टी थी। यूनियनिस्ट पार्टी थी। कौन सी थी? यूनियनिस्ट पार्टी थी, याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट है सब्जेक्ट है भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान। ठीक है, भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी यानी कि पॉलिटी राज्य व्यवस्था से क्वेश्चन है। नेक्स्ट है 21, डीसी बाधवा बनाम बिहार राज्य का मामला राज्यपाल की किन शक्तियों से संबंधित है? बताइए। डीसी बाधवा बनाम बिहार राज्य का मामला राज्यपाल की किन शक्तियों से संबंधित है? राज्यपाल की कौन सी हो सकती है? अध्यादेशों को पुनः प्रख्यापित करने की शक्तियों से ये संबंधित है। अभी ज़्यादा लाइमलाइट भी है ये। ठीक है, भारतीय संघवाद की प्रमुख विशेषताओं में से एक है। ठीक है, फेडरलिज्म है, इंडियन फेडरलिज्म यानी भारतीय संघवाद की प्रमुख विशेषताओं में से एक है। क्या है? संविधान में संघ और राज्यों की शक्तियों को निर्दिष्ट किया गया है। ठीक है, क्या किया गया? संविधान में संघ और राज्यों की शक्तियों को क्या किया गया? बांटा गया है। ठीक है, संघवाद का मतलब क्या है? संघ निर्दिष्ट का मतलब है बांटना, यानी कि संविधान में संघ और राज्यों की शक्तियों को क्या किया? बांटा गया, संघीय शक्तियों को। इसलिए संघवाद का लक्षण माना जाता है, क्योंकि दोनों की अलग अलग शक्तियां हैं। ठीक है, नेक्स्ट है 23 में भारत में विधि के स्रोत कौन कौन से हैं? कौन कौन से भारत में विधि के स्रोत कौन कौन से होंगे? भारत का संविधान है। ठीक है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधियां हैं यानी कि कानून है, रूढ़िजन विधि है और निर्णय विधि है, ये सभी हैं। ठीक है, नेक्स्ट है 24, अंतर मंत्रालयी समन्वय का कार्य कौन करता है?
कौन करता है? मंत्रिमंडल सचिवालय करता है। ठीक है। नेक्स्ट 25, सार्वजनिक उपक्रम समिति के सभापति की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? किसके द्वारा की जाती है? लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा की जाती है। ठीक है। सार्वजनिक उपक्रम समिति जो होती है, ठीक है, उसकी सभापति की नियुक्ति कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है। नेक्स्ट है 26, अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता। ठीक है, किसके विरुद्ध नहीं लाया जाता? अकेले प्रधानमंत्री के विरुद्ध। ठीक है, जो अविश्वास प्रस्ताव होता है वो अकेले प्रधानमंत्री के विरुद्ध नहीं लाया जाता, ये पूरे मंत्रिपरिषद के विरुद्ध लाया जाता है। ठीक है, इसलिए ये नहीं लाया जाता, अकेले प्रधानमंत्री के विरुद्ध नहीं लाया जा सकता। किसके विरुद्ध लाया जाता है? मंत्रिपरिषद के विरुद्ध ही लाया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 27, जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है। ठीक है, जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है किसके द्वारा? ठीक है, संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय के परामर्श से राज्यपाल द्वारा की जाती है। ठीक है, जो जिला न्यायाधीश होते हैं उनकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? जो संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय के परामर्श से राज्यपाल द्वारा की जाती है। ठीक है, राज्य का जो उच्च न्यायालय होगा यानी कि हाई कोर्ट होगा उनके न्यायाधीशों के परामर्श से गवर्नर के द्वारा की जाती है। नेक्स्ट 28 है, स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर भारतीय संविधान में अंतर स्थापित किया गया था। क्या स्थापित किया गया था? मूल कर्तव्य। ठीक है, मूल कर्तव्य यानी कि फंडामेंटल ड्यूटीज को स्थापित किया गया था और किस भाग में? कमेंट करके बताइए। नेक्स्ट 29, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की पदावधि कितनी होती है? 3 वर्ष या 70 वर्ष की आयु तक होती है। ठीक है, 3 वर्ष या 70 वर्ष की आयु तक होती है राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की पदावधि। नेक्स्ट 30, अनुच्छेद 243G। ठीक है, अनुच्छेद आर्टिकल 243G के अंतर्गत सम्मिलित है। क्या सम्मिलित है? भूमि विकास, भूमि सुधारों को कार्यान्वयन और भू चकबंदी और मृदा संरक्षण। ठीक है। अब नेक्स्ट आ गया हमारा सब्जेक्ट पर्यावरण एवं जैव विविधता। पर्यावरण एवं जैव विविधता यानी कि एनवायरमेंट इकोलॉजी एंड बायोडाइवर्सिटी से संबंधित है। नेक्स्ट 31, ठीक है, 31 है, वन का वह परिसीमा स्तर जिस पर ऊर्जा विनिमय होता है और कुछ आपतन इंसुलेशन का सीधे अंतरिक्ष में प्रतिगमन हो जाता है, क्या कहलाता है? फॉरेस्ट कैनोपी। ठीक है, फॉरेस्ट कैनोपी होता है और जब फॉरेस्ट सर्वे होता है तो ये भी देखा जाता है कहाँ पे फॉरेस्ट कैनोपी ज़्यादा है। ठीक है। नेक्स्ट 32, वे जीव क्या कहलाते हैं जो उच्च लवण सांद्रता व आवास में रहना पसंद करते हैं? ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत आया है पीसीएस में। हेलोफाइल। ठीक है, क्या हुआ है? हेलोफाइल होता है। ठीक है, जो उच्च यानी कि सलाइन हैबिटेट में रहते हैं। ठीक है, उच्च लवणता सांद्रता में रहते हैं, क्या होते हैं? हेलोफाइल होते हैं। ठीक है, और जीरोफाइट कौन से होते हैं प्लांट, ये भी बताइए। ठीक है। नेक्स्ट है 33, प्रत्येक वर्ष किस तारीख को विश्व आर्द्र भूमि दिवस यानी कि वेटलैंड डे, वर्ल्ड वेटलैंड डे मनाया जाता है? 2 फरवरी को मनाया जाता है। कितने बार ही ये क्वेश्चन आ चुका है। नेक्स्ट है 34, राष्ट्रव्यापी फ्लैगशिप कैंपेन पुनीत सागर अभियान किससे संबंधित था? किससे संबंधित था बच्चे? समुद्र तटों और अन्य जल निकायों को प्लास्टिक एवं अन्य अवशिष्ट पदार्थों से मुक्त करने के लिए। ठीक है, क्या था कि जो समुद्र तट थे उनके जल निकायों को प्लास्टिक प्रदूषण से मुक्त करने के लिए था राष्ट्रव्यापी फ्लैगशिप कैंपेन पुनीत सागर अभियान। ठीक है, कौन सा था? पुनीत सागर अभियान। पुनीत का मतलब ही स्वच्छ होता है और इसका नाम है पुनीत सागर अभियान। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है 35, पारिस्थितिकी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग वर्ष 1869 में किया गया था। किसके द्वारा किया था? अर्नेस्ट हैकेल द्वारा। ठीक है, अर्नेस्ट हैकेल द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है 36 है, पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का स्थानांतरण होता है। क्या होता है? एक दिशी होता है यानी कि यूनि डायरेक्शन होता है। बिकॉज क्योंकि ऊर्जा होती है यानी कि एनर्जी होती है, एनर्जी को कभी भी खत्म नहीं किया सकता है, उसको डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं। ठीक है, डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं यानी कि एनर्जी कभी भी समाप्त नहीं होती यानी कि एक जगह से दूसरी जगह ये ट्रांसफर हो सकती है। ठीक है, ये एक दिशी होता है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये एक दिशी होता है, यूनि डायरेक्शनल होता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। कहाँ तक हो गया? 36 पर हो गया। अब हम चलते हैं अपने 37 पे। ठीक है, ये आ गया है 37। ठीक है, देखते हैं 37 में क्या बता रहे हैं। 37 है, किसी पारिस्थितिक तंत्र में प्राणियों और पौधों को सम्मिलित रूप से कहा जाता है बायोम। ठीक है, क्या कहा जाता है? बायोम। ठीक है, पारिस्थितिक तंत्र प्राणियों और पौधों यानी कि दोनों को जहाँ पे पाए जाएंगे वो होता है बायोम। ठीक है। नेक्स्ट है 38, अम्ल वर्षा। एक्चुअली मेरे बायोम की और भी डेफिनेशन है और कुछ बताने का भी है,
लेकिन अब क्या टाइम नहीं है क्योंकि जल्दी से कोई रिवीजन करना है। बाकी ज्योग्राफी अध्ययन हमारा इसी चैनल पर विजिट कर सकते हैं, मैंने कॉन्सेप्ट वाली सारी क्लास पढ़ाई हुई है। कॉन्सेप्ट से एग्जाम हो जाए उसके बाद PCS का 12 अक्टूबर को है, उसके लिए फिर हम कॉन्सेप्ट स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अभी संडे तक सिर्फ हम अभी मैगजीन पढ़ा रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट 38 और मैगजीन भी कौन सी है, करंट अफेयर रहेगी, जुलाई की होगी, जून की। अब नेक्स्ट किसकी होने वाली है, मई की। ठीक है, नेक्स्ट 38 अम्ल वर्षा के संबंध में सर्वप्रथम किसने व्याख्या की थी। ठीक है, एसिड रेन से किसने की थी, रॉबर्ट ए स्मिथ ने की थी। नेक्स्ट 39 भारत किस वर्ष रामसर संधि में सम्मिलित हुआ था। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा लेते हैं। भारत किस वर्ष रामसर संधि में सम्मिलित हुआ था, किस वर्ष हुआ था, 1 फरवरी 1982 में ये सम्मिलित हुआ था, रामसर कन्वेंशन हुआ था उसमें। ठीक है, नेक्स्ट 40 विश्व के ऐसे क्षेत्र जहां जैव विविधता का व्यापक भंडार पाया जाता है कहलाता है मेगा जोन। ठीक है, हॉट स्पॉट नहीं, मेगा जोन, हॉट स्पॉट भी अलग होते हैं। ठीक है, ये कौन सा मेगा जोन कहलाता है। अब नेक्स्ट सब्जेक्ट हमारा आ गया भारत एवं विश्व का भूगोल। ठीक है, जिसके हम टीचर हैं, भारत एवं विश्व का भूगोल यानी कि ज्योग्राफी टीचर हैं। ज्योग्राफी हमारी कंसेप्ट वाइज पढ़ाते भी हैं। ठीक है, और इसी चैनल पे आप विजिट भी कर सकते हैं। नेक्स्ट 41 क्रमशः निम्न दाब और उच्च दाब का दीर्घित क्षेत्र। ठीक है, इलोंगेटेड एरिया कहलाता है, क्या कहलाता है, द्रोड़ी जिसे ट्रफ बोलते हैं और कटक जिसे रिज बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है 42 गल्फ स्ट्रीम और उत्तरी अटलांटिक ड्रिफ्ट। ठीक है, गल्फ स्ट्रीम क्या है, ऊष्मी करंट है। ठीक, गल्फ स्ट्रीम और उत्तरी अटलांटिक ड्रिफ्ट कैसी महासागरीय धारा है। ठीक है, उदाहरण है इनके क्या है, उष्ण महासागरीय धारा है। ठीक है, कौन सी है, वार्म करंट है। नेक्स्ट है 43 लेब्राडोर धारा और कैलिफोर्निया धारा में से कौन सी ठंडी महासागरीय धारा का उदाहरण है। ऑब्वियसली लेब्राडोर धारा होगी, लेब्राडोर करंट होगी। ठीक है, नेक्स्ट है 43 ऐसे मानचित्र जो क्षेत्रों का सही आकार बनाए रखते हैं कहलाते हैं अनुरूप मानचित्र। सिंपल सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट है 45 ऐसा वृत्त जो पृथ्वी को समान अर्धांशों हाफ्स में बांटता है कहलाता है बृहद वृत्त यानी ग्रेट सर्कल। ठीक है, जो पृथ्वी को 2 भागों में बांटेगा ग्रेट सर्कल कहलाएगा। नेक्स्ट देखेंगे 46 है जब तापमान भूमि तल पर उच्चतम होता है तथा ऊंचाई बढ़ने के साथ घटता जाता है कहलाता है नॉर्मल लैप्स रेट। ठीक है, नॉर्मल लैप्स रेट कहलाता है ये। नेक्स्ट है 47 घग्गर माही कोसी और मानस। घग्गर माही कोसी और मानस में से कौन सी नदी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी यानी कि कौन सी नदी ब्रह्मपुत्र की ट्रिब्यूटरीज है, कौन सी होगी, मानस। ठीक है, मानस रिवर है, ये ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। नेक्स्ट है 48 अन्ना सागर झील किस राज्य में अवस्थित है। ठीक है, अन्ना सागर झील किस राज्य में अवस्थित है, राजस्थान राज्य में ये स्थित है अन्ना सागर झील। नेक्स्ट देखते हैं 49 फरक्का में गंगा जल को किस देश से, फरक्का में गंगा जल को किस देश के साथ साझा किया जाता है। ठीक है, बांग्लादेश के साथ साझा किया जा रहा है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 50 अरावली कार्बी आंगलोंग। ठीक है, अरावली कार्बी आंगलोंग शिवालिक और बिंद पहाड़ियों में से कौन सी दक्कन के पठार का भाग है आपको बताना है। ठीक है, कौन सा दक्कन प्लेटू का भाग है आपको बताना। अरावली कार्बी आंगलोंग है, शिवालिक है और बिंद पहाड़ियाँ कौन सी है, कार्बी आंगलोंग है जो दक्कन प्लेटू का भाग है। ठीक है, 50 तक हो गया। नेक्स्ट चलते हैं 51 पर। अब नेक्स्ट सब्जेक्ट हमारा आ गया भारतीय अर्थव्यवस्था, इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन आ गए हैं। ठीक है, देख लेते हैं क्या है, 51 है। ठीक है, 51 है भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में वर्ल्ड बैंक किससे संबंधित है, किससे संबंधित है, अस्थि पुनर्निर्माण कंपनी से। ठीक है, अस्थि पुनर्निर्माण कंपनी से संबंधित है। नेक्स्ट है 52 ऋण देना, निवेश करना, बैंक से उधार लेना व जनता से मांग जमाएं, ठीक है, वह चेक जारी करना आदि में से कौन से कार्य गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी नहीं कर सकती, कौन सी नहीं कर सकती है। ठीक है, ठीक है, गैर बैंकिंग नॉन बैंकिंग की बात हो रही है, कौन नहीं कर सकती, जनता से मांग जमाए और चेक जारी करना, ये 2 काम नहीं कर सकती। ठीक है, जो ये 2 काम नहीं कर सकती है वो बैंक क्या होते हैं, गैर बैंकिंग का काम होता है, वित्तीय कंपनियां होती हैं। क्या नहीं कर सकती, वो जनता से डिपॉजिट नहीं कर सकती और वो क्या चेक जारी नहीं कर सकती। ठीक है, जनता से मांग जमाए नहीं ले सकती एवं चेक जारी करना। ठीक है, ये याद रखना, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार पूछा भी गया है। नेक्स्ट है 53 विनिवेश से प्राप्त राशि को सम्मिलित किया जाता है। ठीक है, विनिवेश से प्राप्त राशि को सम्मिलित किया जाता है पूंजीगत प्राप्तियां, किससे प्राप्त किया जाता है, पूंजीगत प्राप्तियों से। ठीक है, जीएसटी क्या है, जीएसटी क्या है, ठीक है, क्या है, गंतव्य आधारित उपभोग कर है। ठीक है, और कौन सा टैक्स है ये बताइएगा आप कमेंट करके। नेक्स्ट है 55 अर्थव्यवस्था के क्षेत्र जैसे कृषि, वानिकी, मत्स्य व खनन आदि को शामिल किया जाता है किस क्षेत्र में, प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत शामिल किया जाता है, प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत शामिल किया जाता है। नेक्स्ट 56 है
भारत में आर्थिक नियोजन की चर्चा सर्वप्रथम वर्ष 1936 में प्रकाशित पुस्तक प्लैनेट इकोनॉमी ऑफ इंडिया में की गई थी। ठीक है, भारत में आर्थिक नियोजन की चर्चा सर्वप्रथम, ठीक है, वर्ष 1936 में प्रकाशित पुस्तक प्लैनेट इकोनॉमी ऑफ इंडिया, ठीक है, प्लैनेट इकोनॉमी फॉर इंडिया में की गई थी। पुस्तक किसने लिखा था? एम विश्वेश्वरैया द्वारा। ठीक है, एम विश्वेश्वरैया द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट है 57, वर्ष 1944 में गांधीवादी योजना वह जन योजना किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी? किसके द्वारा? क्रमशः श्रीमन नारायण एवं एम एन रॉय द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट 58 है त्वरित सतत एवं समावेशी विकास। त्वरित सतत एवं समावेशी विकास किस पंचवर्षीय योजना का प्राथमिक लक्ष्य था? 12वीं। सबको पता है तीव्र समावेशी जो विकास था वो 12वीं पंचवर्षीय योजना, ये 5 प्लान 12 5 प्लान का, ठीक है, 12 5 ईयर प्लान का ये लक्ष्य था। ठीक है, नेक्स्ट है 59, किस वर्ष मिड डे मील योजना की शुरुआत की गई थी? ठीक है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। मिड डे मील योजना की शुरुआत की गई थी 1995 में, याद रखना है। मिड डे मील की योजना स्टार्ट कब हुई थी? 1995 में की थी, और यूपी का ये फेवरेट क्वेश्चन है, पूछ सकते हैं। नेक्स्ट है 60, यूपी करंट अफेयर में, भारत में विदेशी विनिमय नियंत्रण का कार्य कौन सी संस्था करती है? ठीक है, बताना आपको, भारत में विदेशी विनिमय नियंत्रण का कार्य कौन सी संस्था करती है? आरबीआई। ठीक है, कौन सी करती है? आरबीआई। ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन 60 तक हो गया। ठीक है, सिंपल सा क्विक रिवीजन है। ठीक है, इसलिए फास्ट करना है आपको फैक्ट। 60 तक हुआ है, अब 61 पे चलते हैं। ये आ गया हमारा 61। एक मिनट बच्चे, ठीक है, ये है 61। सामान्य विज्ञान एवं तकनीकी से क्वेश्चन आ गए हैं। ठीक है, कौन से सब्जेक्ट से आ गए? सामान्य विज्ञान एवं तकनीकी से क्वेश्चन आ गए हैं। ठीक है, जनरल साइंस एंड टेक्नोलॉजी से। ठीक है, नेक्स्ट है 61, वह कौन सा अर्धचालक डिवाइस है जिसका प्रयोग मूल संकेतक की आकृति को बनाए रखते हुए आयामी संकेतों की शक्ति बढ़ाने के लिए किया जाता है? ट्रांजिस्टर है। ठीक है, कौन है? ट्रांजिस्टर है। नेक्स्ट है 62, कौन सा संयोजन क्रमशः प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में आनुवांशिक द्रव्य को सही निरूपित करता है? कौन सा करता है? न्यूक्लियोइड और क्रोमैटिन। ठीक है, न्यूक्लियोइड एंड क्रोमैटिन करता है। नेक्स्ट है 63, ठीक है, लयन का या लाइसोसोम्स, लयन का या लाइसोसोम पाचक एंजाइमों को किसके द्वारा संश्लेषित किया जाता है? ठीक है, किसके द्वारा संश्लेषित किया जाता है? रुद्र अंतर्द्रवी जालिका के द्वारा। नेक्स्ट है 64, किंग कोबरा, टर्टल, गिरगिट और मगरमच्छ में से किसमें 4 कक्षयुक्त हृदय होता है? ठीक है, 4 चैम्बर वाला, यानी कि हेड किसमें पाया जाता है? मगरमच्छ में, यानी कि क्रोकोडाइल में। ठीक है, मगरमच्छ क्रोकोडाइल में पाया जाता है 4 चैम्बर का हर्ट। ठीक है, नेक्स्ट है 65, फ्लोएम पोषवाह ऊतक मुक्ता किसके परिवहन के लिए उत्तरदायी है? खाद्य पदार्थ के लिए फ्लोएम का। ठीक है, फ्लोएम एंजाइलम होता है जो जल के लिए, फ्लोएम होता है खाद्य पदार्थों के लिए। नेक्स्ट 66, पास्कल पीए न्यूटन मीटर प्रति स्क्वायर, जूल मीटर प्रति स्क्वायर, और बाहर में से कौन सा दाब का मात्रक नहीं है? कौन नहीं? जूल मीटर। ठीक है, कौन सा दाब का मात्रक नहीं है आपको बताना है? जूल मीटर प्रति स्क्वायर, ये दाब का मात्रक नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट है 67, एल्यूमिनियम, कांच, नीलम और जल में से किस पदार्थ का प्रयोग उत्तल लेंस बनाने के लिए नहीं किया जाता है? ठीक है, किसका प्रयोग उत्तल लेंस बनाने के लिए नहीं किया जाता है? एल्यूमिनियम का, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, एल्यूमिनियम का प्रयोग नहीं किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है 68, आकाश के नीले रंग के लिए कौन सी प्रकाशीय परिघटना उत्तरदायी होगी? प्रकीर्णन, स्कैटरिंग। ठीक है, कौन सी होगी? प्रकीर्णन होगी। नेक्स्ट है 69, यांत्रिक ऊर्जा और वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करने के लिए प्रयोग किए जाने वाले वैद्युत यंत्र को कहा जाता है? जनरेटर। ठीक है, जिसे बोलते हैं जनित्र या जनरेटर। नेक्स्ट है 70, किसी अवतल लेंस की फोकस दूरी का परिणाम 2 मीटर है, लेंस की क्षमता क्या होगी? 0.5 डायोमीटर। ठीक है, क्या होगी? 0.5 डायोप्टर होगी इसकी क्षमता। नेक्स्ट आ गया सब्जेक्ट बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से। ठीक है, ये पीसीएस में पूछा जाता है। ठीक है, और एक तरह से जीके का ही मान लीजिए, पढ़ लेते हैं, 2-3 ही इसमें क्वेश्चन है। 71 है, परिकल्पना को जब बार बार परीक्षण करने पर गलत नहीं पाया जाता तब वह कहलाता है सिद्धांत। ठीक है, तो क्या कहलाता है? सिद्धांत। कोई परिकल्पना है जब उसे हम बार बार परीक्षण करते हैं और फिर भी वो गलत नहीं पाया जाता तो वह सिद्धांत बन जाता है। नेक्स्ट है 72, विचार गोष्ठी एवं कार्य योजना एक कैसी शिक्षण विधि है? उच्च शिक्षण विधि है। ठीक है, ये सीसेट में आते हैं। ठीक है, डिसीजन मेकिंग में। नेक्स्ट है 73,
शिक्षण एक प्रक्रिया है, कौन सी? अंतःक्रियात्मक प्रक्रिया है शिक्षण, ठीक है, अंतःक्रियात्मक प्रक्रिया है। नेक्स्ट है 74, उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? एडवर्ड एल थॉर्नडाइक ने किया था, एडवर्ड एल थॉर्नडाइक ने किया था। नेक्स्ट है 75, किसने कहा है कि नवीनता एक ऐसा विचार है जिसमें व्यक्ति नवीनता का अनुभव करता है? E.M. रोजर्स ने कहा था। नेक्स्ट है 76, पूर्व ज्ञान, व्याख्यान, श्याम पट लेखन और गृह कार्य में से पाठ प्रस्तावना कौशल का मुख्य संगठक है पूर्व ज्ञान, ठीक है, ये सब डिसीजन मेकर में क्वेश्चन आते हैं। 77 है, NCERT द्वारा राष्ट्रीय पाठ चर्चा की रूपरेखा कब प्रस्तुत की गई थी? ठीक है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कब की गई थी? वर्ष 2005 में, यानी कि 2005 में की गई थी। नेक्स्ट है 78, भारतीय शिक्षा के इतिहास में सर्वप्रथम किस समिति ने अपव्यय और अवरोधन पर विचार किया? कौन सी समिति थी? हार्टोग समिति, ठीक है, कौन थी? हार्टोग समिति थी जिसने शिक्षा पे अपव्यय और अवरोधन का विचार किया था, ठीक है। नेक्स्ट है 79, मकतब में किस स्तर की शिक्षा दी जाती है? प्राथमिक शिक्षा दी जाती है, ठीक है। नेक्स्ट है 80, पाठ्य योजना के निर्माण में पंचपदी प्रणाली के प्रणेता कौन है? हार्वर्ड थे, ठीक है, कौन थे? हार्वर्ड। नेक्स्ट अब आ गया, क्योंकि अब कंप्यूटर से क्वेश्चन PCS में देखा होगा आपने, पूछे हैं, ठीक है, तो ये भी जरूरी है सब्जेक्ट कंप्यूटर ज्ञान, ठीक है, कंप्यूटर नॉलेज। 81 है MS एक्सेल और MS विंडो, ठीक है, आपको याद रखना है MS एक्सेल एंड MS विंडोज में से ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण कौन सा है? MS विंडो, ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम का है कौन सा है? एग्जाम्पल MS विंडो है, ठीक है। नेक्स्ट 82 है, जब आप PC पर किसी डॉक्यूमेंट पर कार्य करते हैं तब डॉक्यूमेंट अस्थायी रूप से कहाँ स्टोर किया जाता है? रैम में किया जाता है, याद रख लीजिए, ठीक है, ये PCS में क्वेश्चन आया हुआ है। जब आप PC पर किसी डॉक्यूमेंट पर काम करते हैं, यानी कि लैपटॉप पर या PC पर काम करते हैं, तब डॉक्यूमेंट अस्थायी रूप से कहाँ स्टोर किया जाता है? रैम में किया जाता है, ठीक है, रोम में परमानेंट मेमोरी होती है और रैम रीड एक्सेस मेमोरी होती है, और रोम होती है परमानेंट मेमोरी होती है, ये आया है PCS में, ठीक है। तो अस्थायी रूप से कहाँ स्टोर हो जाता है? ठीक है, स्थायी रूप से नहीं, अस्थायी रूप से होता है रैम में, ठीक है, ठीक है, और रोम में होता है परमानेंट, ठीक है, रोम में होता है परमानेंट होता है, ठीक है। रोम का फुल फॉर्म है रीड ओनली मेमोरी और रैम का है रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, 82 तक हो गया है, 83 पे चलेंगे, ठीक है, 83 पे चलेंगे। 83 है, किसी उच्च स्तरीय भाषा में लिखे गए संपूर्ण प्रोग्राम का मशीनी भाषा में अनुवाद किसके द्वारा किया जाता है? कंपाइलर के द्वारा किया जाता है, ठीक है, कंपाइलर के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है, कौन सी यूनिट संग्रह क्षमता को मापने के लिए प्रयोग में लाई जाती है? कौन सी? टेराबाइट लाई जाती है, ठीक है। नेक्स्ट 85 है, वेबसाइट में प्रयुक्त एड्रेस को कहा जाता है, ठीक है, वेबसाइट में जो एड्रेस होता है उसको क्या कहा जाता है? URL कहा जाता है, ठीक है, URL ये एड्रेस होता है। भारत में यानी कि वेबसाइट, जो कोई भी वेबसाइट खोलते हैं उसमें URL दिखता है जिसमें एड्रेस दिया होता है। नेक्स्ट है 86, भारत में इंटरनेट की शुरुआत हुई थी, कब हुई थी? ठीक है, इंपॉर्टेंट है, कब हुई थी इंटरनेट की शुरुआत? 14 अगस्त 1995 में, ठीक है, भारत में इंटरनेट की शुरुआत कब हुई थी? 14 अगस्त 1995 में हुई थी। नेक्स्ट है 87, कंप्यूटर में संचित फाइलों के समूह को कहा जाता है? डायरेक्टरी, ठीक है। नेक्स्ट 88, ऐसा प्रोग्राम जो स्थायी तौर पर रोम में संग्रहित होता है कहलाता है फर्मवेयर, ठीक है, फर्मवेयर कहलाता है जो प्रोग्राम स्थायी तौर पर रोम में संग्रहित किया जाता है। नेक्स्ट 89, मैन का पूरा नाम है, क्या होगा? लैंडमैन वैन तो आप जानते होंगे, क्या होता है? मेट्रोपोलियन एरिया नेटवर्क, ठीक है। नेक्स्ट है 90, हाई स्पीड मेमोरी कहा, ठीक है, हाई स्पीड मेमोरी को कहा जाता है कैश मेमोरी, ठीक है। अब नेक्स्ट आ गए हैं क्वेश्चन कृषि एग्रीकल्चर से, ठीक है, इससे क्वेश्चन जरूर आते हैं, ROR हो या फिर PCS हो, कृषि, ठीक है। क्वेश्चन है 91, ठीक है, या फैक्ट मान लें या आप क्वेश्चन मान लें, क्वेश्चन फॉर्म में ही मान लेते हैं। 91 है, मैग्नीज, कॉपर, मैग्नीशियम और क्लोरीन में से कौन बृहद पादप पोषक का उदाहरण है? ठीक है, पादप का बृहद पोषक का कौन सा उदाहरण हो गया? मैग्नीशियम, ठीक है, कौन सा हो गया? मैग्नीशियम हो गया। नेक्स्ट है 92, विशेष प्रकार की मृदा प्रवाह वाली भू आकृति प्रक्रिया मृदा सर्पण कहाँ देखी जाती है? स्थायी तुषार भूमि क्षेत्र में देखी जाती है, ठीक है। नेक्स्ट है 93, भारत में कोई कृषि योग्य भूमि जिसे 1 वर्ष से अधिक लेकिन 5 वर्ष से कम की अवधि के लिए बिना जोते छोड़ दिया जाता है कहलाती है, क्या कहा जाता है उसे कहा जाता है चालू प्रतिभूमि से इतर प्रतिभूमि। एक होती है चालू प्रतिभूमि होती है
जिससे क्या होता है 5 वर्ष के अंतराल के बाद उसमें खेती की जाती है। लेकिन एक होती है इतर प्रतिभूमि, ठीक है, जिससे क्या किया जाता है, ठीक है, एक होती है जिससे 5 वर्ष के बाद खेती की जाती है, एक है 5 वर्ष से पहले खेती कर ली जाती है, ठीक है। उसे बोलते हैं चालू प्रतिभूमि, यानी कि जैसा कि नाम है कि करंट में है लेकिन उसे 5 वर्ष से पहले ही उसमें खेती कर ली जाएगी। और एक प्रतिभूमि होती है जिससे 5-6 साल के बाद ही खेती की जाती है। नेक्स्ट देखेंगे 94 पौध किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण अधिनियम को किस वर्ष अधिनियमित किया गया था, ठीक है, कब किया गया था, 2001 में किया गया था। नेक्स्ट है मूंगा रेशम कीट से मेजबान पौधा, ठीक है, मूंगा रेशम कीट के मेजबान पौधे को कहा जाता है, क्या कहा जाता है, मैचलिस बॉम्बेशियाना, ठीक है, मैचलिस बॉम्बेशियाना, ठीक है, याद रखिएगा, ये इसका साइंटिफिक नेम है। नेक्स्ट है 96 अल्फांसो फजली जर्दालू, लक्ष्मण भोग और लंगड़ा जीआई टैग प्राप्त आम प्रजातियां हैं। जीआई टैग जानते हो, जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग होता है जो किसी पर्टिकुलर भू क्षेत्र को दर्शाता है, क्योंकि वहाँ पर्टिकुलर जिस क्षेत्र में जो चीज़ मिल रही है उस चीज़ को टैग कर दिया जाता है, ठीक है, वो वहाँ की स्थायी जीआई टैग प्राप्त प्रजातियां हो जाती हैं। तो इसमें यही पूछा गया, अल्फांसो फजली जर्दालू, लक्ष्मण भोग और लंगड़ा जीआई टैग प्राप्त आम की प्रजातियां किस राज्य से संबंधित है। अल्फांसो सबको पता है महाराष्ट्र राज्य से, ठीक है, अल्फांसो सबको पता है महाराष्ट्र से, और जो फजली जर्दालू आम आता है वो बिहार से, ठीक है। एंड लक्ष्मण भोग और लंगड़ा है जो ये गुजरात और उत्तर प्रदेश के जीआई टैग है, ठीक है, गुजरात और उत्तर प्रदेश दोनों में, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 97 पहली अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजना AICRP 1957 में किस फसल की शुरुआत की गई थी, मक्का की, ठीक है, ये इसकी किस्म का नाम है AICRP 1957, ठीक है, किस्म का नाम है बच्चों। नेक्स्ट है 98 भारत में कोऑपरेटिव आंदोलन के जनक कौन है, ठीक है, भारत में कोऑपरेटिव आंदोलन के यानी कि रिवोल्यूशन के जनक कौन है, कौन से हैं, त्रिभुवनदास पटेल, ठीक है, त्रिभुवनदास पटेल जी हैं। नेक्स्ट है 99 नींबू मशरूम अंगूर, ठीक है, नींबू मशरूम अंगूर अनार के राष्ट्रीय शोध केंद्र अवस्थित हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, नींबू मशरूम अंगूर और अनार के राष्ट्रीय शोध केंद्र अवस्थित हैं, ठीक है। एक लाइनर एक है लेकिन इसमें 4 क्वेश्चन है, ठीक है, 4 क्वेश्चन है, सुमेलित करने के लिए एक 4 क्वेश्चन बना के दे सकता है, ठीक है, एक ही में 4 ऑप्शन बना के दे सकता है। नींबू मशरूम अंगूर अनार के राष्ट्रीय शोध केंद्र अवस्थित है। नींबू का है कहाँ पे, नागपुर में, ना से याद कर लेना, नींबू नागपुर कहाँ है, नींबू नागपुर, ऐसे याद कर लेना, ना से है। मशरूम का कहाँ पे, मशरूम का है सोलन में, इसमें शाह है, इसमें भी शाह है, सोलन में है, ठीक है, याद रखिएगा। अंगूर का कहाँ है, अंगूर का है पुणे में, ठीक है, अंगूर का है पुणे में, और बाद में है अनार का सोलापुर में है, ठीक है, अनार का कहाँ पे, सोलापुर में। नींबू का नागपुर में, मशरूम का सोलन में है, अंगूर का पुणे में है, और अनार का है रिसर्च सेंटर या शोध केंद्र कहाँ पे है, सोलापुर में है, ठीक है, याद रखना है। नेक्स्ट है 100 क्वेश्चन है, बैंगनी धब्बा किस सब्जी की फसल का एक कवक जनित रोग है, यानी फंगस रोग है, किसका है, प्याज का। प्याज में बैंगनी कलर का धब्बा जैसा लग जाता है, वो कवक जनित इनके रोग होते हैं। ये क्वेश्चन PCS में RO में जरूर आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं 101 किससे आ गया, संप्रेषण संचार से आ गया, कम्युनिकेशन स्किल से सब्जेक्ट है ये भी CSET में आता है PCS में, ठीक है। और अब तो किसी भी यानी कि GS का पार्ट ही है ये, और सभी जो एग्ज़ाम होते हैं उसी सभी में एग्ज़ाम में ये पूछे जाते हैं अक्सर, ठीक है। नेक्स्ट है 101, ठीक है, संप्रेषण निकटता का उच्चतम अंश पाया जाता है मेटा संप्रेषण में, किसमें पाया जाता है, मेटा संप्रेषण में पाया जाता है। वही 102 है समीप पे प्रॉक्सिमिक्स संबंधित है अशाब्दिक संप्रेषण से, ठीक है, अशाब्दिक संप्रेषण से संबंधित है। 103 है प्रभावी अंतर्वैयक्तिक संप्रेषण का मुख्य तत्व है सक्रिय श्रवण, ठीक है, सक्रिय श्रवण, जब हम किसी चीज़ को सही से सुनेंगे तभी उसके हम फीडबैक भी दे पाएंगे। नेक्स्ट 104 संगठनात्मक परिस्थिति तंत्र से संबंधित है पार्श्विक संप्रेषण, ठीक है। नेक्स्ट है 105, ये सबकी हम व्याख्या करते हैं लेकिन बच्चे क्योंकि टाइम की पाबंदी है, ठीक है, और रिवीजन भी फास्ट करना है। 105 है किसी उच्च सशक्त समूह के सदस्यों के समालोचनात्मक मूल्यांकन परक निर्णयन क्षमताओं को नष्ट होने जाने की प्रवृत्ति, यानी कि नष्ट हो जाने की प्रवृत्ति को क्या कहलाते हैं, समूह सोच कहलाते हैं, ठीक। 106 है निर्णयन की वह शैली जो सभी को प्रश्न रखने से अत्यधिक संबंधित है, कही जाती है व्यवहार परक शैली, ठीक है। नेक्स्ट 107
परिसंभावता गुण है, ठीक है। कौन सा है, आगुणात्मक युक्ति का, ठीक है। नेक्स्ट 108 स्वर संबंधी 6 पर संबंधी, ठीक है। स्वर संबंधी 6 पर संप्रेषण से कौन सा संकेत है, पराभाषी संकेत। ये तुम्हें आप लोगों को, कई लोगों अगर नहीं होगा ये संप्रेषण कम्युनिकेशन नहीं पढ़ा होगा तो उन्हें समझ में नहीं आएगा, ठीक है। ये बाद में हम कराएंगे जब पीसीएस का एग्जाम होगा, अभी बस आप लोग पढ़ लीजिए एक बार। 108 के बाद हम चलते हैं 109 पर। बस अब हम लोग अपने एंडिंग पे हैं, उसके बाद घटनाक्रम पढ़ लेंगे और कंप्लीट करेंगे अपनी क्लास, ठीक है। नेक्स्ट है 109 प्रकृति, विकृति, विलंब और निस्पंदन में कौन सा एक ऊर्ध्वमुखी संप्रेषण के संगनात्मक मौन का उदाहरण निस्पंदन है, ठीक है। नेक्स्ट है 110 संप्रेषण प्रक्रिया में संदेश रूपांतरण की सफलता की जांच की जा सकती है प्रतिपुष्टि द्वारा, ठीक है। अब स्पोर्ट्स से क्वेश्चन आ गए हैं, स्पोर्ट्स देख लेते हैं क्या है इसमें। 111 है प्रसिद्ध खिलाड़ी राफेल नडाल का संबंध किस खेल से है, टेनिस से है। वो किसके खिलाड़ी हैं, टेनिस से है, ठीक है। टेनिस के खिलाड़ी हैं राफेल नडाल। नेक्स्ट है 112 ओलंपिक खेलों के झंडे में बने 5 चक्रों के रंगों का क्रम क्या होता है। ओलंपिक खेल होते हैं, ठीक है, उसमें 5 चक्र होते हैं। इन चक्रों का क्रम, रंगों का क्रम पूछा गया है, कौन कौन सा होता है। नीला होता है, इसमें नीला होता है, ब्लू, पीला होता है, येलो, काला, ब्लैक, हरा, ग्रीन एंड रेड। ब्लू, येलो, ब्लैक, ग्रीन एंड रेड, ठीक है। नीला, पीला, काला, हरा तथा रेड, यानी कि लाल ये कलर होते हैं इनमें, ठीक है। 5 कलर होते हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट है 113 वर्ष 2028 में ओलंपिक खेलों का आयोजन, ठीक है, कहाँ किया गया था। वर्ष 2028 में ओलंपिक खेलों का आयोजन किया जाएगा, अब किया जाएगा 2028 में, ठीक है। लॉस एंजल्स अमेरिका में किया जाएगा, ठीक है। कहाँ किया जाएगा, लॉस एंजल्स अमेरिका में, ठीक है, यूएसए। नेक्स्ट चलते हैं 114 भारत के करुण नायर का संबंध किस खेल से है, ठीक है। भारत के करुण नायर का संबंध किस खेल से, क्रिकेट से है। नेक्स्ट है 115 पूर्व में किन खेलों को ब्रिटिश एम्पायर के नाम से जाना जाता था, राष्ट्रमंडल खेलों को, ठीक है, राष्ट्रमंडल खेलों को जाना जाता था। 116 में पहले एशियाई खेलों का आयोजन मार्च 1951 में नई दिल्ली में हुआ, इसका प्रतीक चिन्ह क्या था, चमकता सूर्य, ठीक, क्या था, चमकता सूर्य था। नेक्स्ट 117 पहले दक्षेश खेलों का आयोजन किस वर्ष किया गया, ठीक है, वर्ष 1984 में काठमांडू में किया गया था दक्षेश का आयोजन। नेक्स्ट 118 रंगास्वामी कब किस खेल से संबंधित थे, हॉकी से, ठीक है, किससे थे बच्चे, हॉकी से संबंधित थे। नेक्स्ट 119 एकमात्र ग्रैंड स्लैम जो घास के मैदान पर खेला जाता है वो कौन सा है, विंबलडन खेल है, ठीक है। नेक्स्ट 120 कौन सा ग्रैंड स्लैम लाल किले कोर्ट पर खेला जाता है, फ्रेंच ओपन खेला जाता है, ये जस्ट अभी पिछली बार में ही हमने कराया था, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं विभिन्न मिसलेनियस, ठीक, 121 है भारत में शिक्षा क्षेत्र की समीक्षा के लिए भारत सरकार द्वारा कोठारी आयोग की नियुक्ति कब की गई थी, 1964 में की गई थी कोठारी आयोग की नियुक्ति, ठीक है। नेक्स्ट है ऑपरेशन फ्लड को सामान्यतः और किस नाम से भी जाना जाता है, सबको पता है, व्हाइट रेवोल्यूशन या श्वेत क्रांति, ठीक है, व्हाइट रेवोल्यूशन या फिर श्वेत क्रांति। नेक्स्ट 123 स्टैंड अप इंडिया स्कीम किस मुद्दे से संबंधित है, ठीक है, स्टैंड अप इंडिया स्कीम किस मुद्दे से संबंधित, ये है महिलाओं, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति समुदायों के बीच उद्यमशीलता को बढ़ावा देना, ठीक है, महिलाओं, अनुसूचित जाति, ठीक है, शेड्यूल कास्ट, अनुसूचित जनजाति, शेड्यूल ट्राइब्स समुदायों के बीच उद्यमशीलता को बढ़ावा देना है, ठीक है। नेक्स्ट है 124 केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, सीमा सुरक्षा बल, असम राइफल्स में से कौन सा सबसे पुराना केंद्रीय अर्धसैनिक बल है। अच्छा, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल है, सीमा सुरक्षा बल है, असम राइफल्स में से कौन सा सबसे पुराना केंद्रीय अर्धसैनिक बल है, असम राइफल्स होगा सबसे पुराना, ठीक है। नेक्स्ट है 125 मिजोरम में 50% से अधिक क्षेत्र कृषि के अंतर्गत आता है, कौन सी कृषि होती है, शिफ्टिंग एग्रीकल्चर होती है, झूम कृषि होती है, ठीक है। नेक्स्ट है 126 किस संघ राज्य क्षेत्र की मुख्य भाषा दिवेही या जिसे दिवेही भी बोलते हैं वो लक्षद्वीप की है, लक्षद्वीप आइलैंड की है, ठीक है। कौन सी है लैंग्वेज, मुख्य भाषा कौन सी है, दिवेही या दिवेही, याद रखिएगा, ये कहाँ की है, लक्षद्वीप की है, ठीक है। नेक्स्ट है 127 आसियान, CIS, EU और ओपेक के मुख्यालय अवस्थित हैं, कहाँ पे है, आसियान जकार्ता, CIS मिन्स, EU ओपेक के मुख्यालय ब्रुसेल्स और वियना में है, ठीक है।
नेक्स्ट है 128, EU का कहाँ पे है, ब्रुसेल्स में है, और ओपेक का वियना में है, याद रखना। नेक्स्ट 128, किस संगठन का संबंध रणनीतिक रूप से संवेदनशील क्षेत्रों में सड़कों के निर्माण और रखरखाव से है, कौन सा है, सीमा सड़क संगठन है, BRO, ठीक है। नेक्स्ट है 129, बिम्स्टेक के सदस्य देशों के सम्मिलित देश हैं, कौन कौन से हैं, सबको पता है 7 कंट्री हैं, 7 देश हैं बिम्स्टेक में है, जो कौन से हैं, बांग्लादेश है, भूटान है, नेपाल है, भारत है, श्रीलंका है, थाईलैंड है और म्यांमार है, ठीक है। बिम्स्टेक के सदस्य देशों के सम्मिलित कौन कौन से, 7 हैं, बांग्लादेश है, भूटान है, नेपाल है, भारत है, श्रीलंका है, थाईलैंड है एंड कौन सा है, म्यांमार है। म्यांमार की कैपिटल बताइए कमेंट करके जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 130 है, प्रमुख रेलवे मंडल पूर्व मध्य, उत्तर पूर्वी फ्रंटियर और उत्तर पश्चिम के मुख्यालय अवस्थित कहाँ पे है, ये कहाँ पे है, हाजीपुर है प्रमुख रेलवे मंडल, पूर्व मध्य उत्तर पूर्वी गोरखपुर का है, उत्तर पूर्वी फ्रंटियर मलीगांव है, उत्तर पश्चिम है जयपुर है, ठीक है, ठीक है। ये कंप्लीट यहाँ पे हमारा सार संग्रह कंप्लीट हुआ। अब हम चलते हैं अपने करंट अफेयर पे, यानी कि राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, नेशनल, इंटरनेशनल करंट अफेयर पे, ठीक है। नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर पे चलते हैं। एक मिनट बच्चे, अगर देख रहे अगर हो जा रहा है देखते हैं, कोई बात नहीं बच्चे, इसको हम एक कर ही दे रहे हैं, इस तरह से नहीं हो पाएगा, ठीक है। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं राष्ट्रीय से। नेशनल करंट अफेयर है, ये जून मंथ का है। फर्स्ट है, हाल ही में जारी डिजिटल थ्रेट रिपोर्ट 2024 के अनुसार भारत में साइबर खतरों के लिए किसे एक प्रमुख थ्रेट के रूप में चिन्हित किया गया, किसे किया गया, क्रिप्टो करेंसी को, ठीक है, क्रिप्टो करेंसी को। आइए एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। 7 अप्रैल 2025 को प्रकाशित डिजिटल थ्रेट रिपोर्ट 2024 में क्रिप्टो करेंसी को साइबर खतरों के लिए एक नए थ्रेट के रूप में चिन्हित किया गया है। रिपोर्ट में डीप फेक और AI जनरेटेड कंटेंट को घुसपैठ के लिए शक्तिशाली उपकरण विशेष रूप से सोशल इंजीनियरिंग हमलों के रूप में पहचाना गया है। गौरतलब है कि यह रिपोर्ट CERT इन, CSIRT इन, फिन और वैश्विक साइबर सुरक्षा कंपनी SISA द्वारा प्रकाशित की जाती है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट सेकंड, हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक RBI की मौद्रिक नीति की समिति MPC की बैठक में रेपो दर, ठीक है, रिवर्स रेपो रेट होता है, एक रेपो रेट होता है, आपको इतना तो पता ही होगा। रेपो दर में कितने आधार अंकों की कटौती करे से 6% पर किया गया है, कौन सा है, 25 आधार अंकों की कटौती गई है, इसके द्वारा BPS की कटौती द्वारा, ठीक है। एक्सप्लेनेशन देखने की जरूरत तो है नहीं इसमें, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड का। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस JB पारदीवाला और R महादेवन ने किस राज्य के राज्यपाल द्वारा 10 लंबित विधेयकों पर मंजूरी रोकने के फैसले को अवैध और कानूनी रूप से गलत करार देते हुए खारिज कर दिया। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये क्वेश्चन जरूर आएगा। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस JB पारदीवाला और R महादेवन ने किस राज्य के राज्यपाल द्वारा 10 लंबित विधेयकों पर मंजूरी रोकने के फैसले को अवैध और कानूनी रूप से गलत करार देते हुए खारिज किया। कौन से हैं वो, तमिलनाडु के राज्यपाल, ठीक है, कौन से हैं, तमिलनाडु के राज्यपाल, ठीक है। आइए एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु के राज्यपाल RN रवि के 10 लंबित विधेयकों पर मंजूरी रोकने के फैसले को अवैध और कानूनी रूप से गलत करार देते हुए खारिज कर दिया। क्यों किया, क्योंकि अनुच्छेद 200 आपको पता होगा राज्यपाल द्वारा विधेयकों को स्वीकृति देने से संबंधित है, ठीक है। जब किसी राज्य के विधानसभा द्वारा पारित विधेयक राज्यपाल के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है तो क्या होता है, राज्यपाल के पास 4 विकल्प होते हैं, कौन सा, या तो विधेयक को स्वीकृति प्रदान करे, ठीक है, या तो वो विधेयक को स्वीकृति प्रदान करे या फिर विधेयक को स्वीकृति ना दे, ठीक है। दूसरा क्या होता है, या तो विधेयक को स्वीकृति ना दे। थर्ड होता है विधेयक को पुनर्विचार के लिए वापस कर दे, ठीक है, थर्ड उसके पास ऑप्शन है कि विधेयक को पुनर्विचार के लिए वो वापस कर दे। और फोर्थ है विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए सुरक्षित रख ले। फोर्थ है उसके पास कि विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए सुरक्षित रख ले, ठीक है, ठीक है। हालांकि जब विधानसभा विधेयक पर पुनर्विचार कर जब इसे पुनः राज्यपाल के पास भेजती है तो राज्यपाल इस पर अपनी सहमति
नहीं रोकेंगे। यह प्रावधान कहता है कि अगर वो विधानसभा से, यानी कि विधानसभा से विधेयक कोई पुनर्विचार कर राष्ट्रपति या राज्यपाल के पास भेजा गया है तो वो उस पर अपना क्या करेंगे, स्वीकृति देंगे। ठीक है, इस पर अपनी सहमति नहीं रोक सकते। प्रावधान क्या कहता है कि राज्यपाल को विधेयक को जितनी जल्दी हो सके वापस करना चाहिए, लेकिन कोई विशिष्ट समय सीमा निर्धारित नहीं की गई है। ठीक है, वर्तमान निर्णय में इसी सीमा निर्धारण पर ध्यान दिया गया है। न्यायालय ने राज्यपालों के लिए विधेयकों पर निर्णय लेने के लिए अधिकतम 1 से 3 महीने की समय सीमा तय की गई है। ठीक है, उन्होंने क्या है कि अगर आपके पास कोई विधेयक लंबित पड़ा हुआ है, आपने उसको स्वीकृति नहीं दी है, तो कम से कम आप 1 से 3 महीने की समय सीमा ले लीजिए और उसके बाद उस विधेयक को वापस कीजिए। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय ने पहली बार यह निर्धारित किया कि राष्ट्रपति को राज्यपाल द्वारा विचार के लिए आरक्षित विधेयकों पर संदर्भ प्राप्त होने की तिथि से 3 महीने की अवधि के भीतर निर्णय लेना चाहिए। ठीक है, ये कहा है। इसलिए ये आप एक जो गवर्नर है इसके सारे आपको आर्टिकल से देख लेने हैं। ये 200 आर्टिकल है, इसमें किस तरह से विधेयक को या तो स्वीकृति देता है अगर कोई विधेयक चाहता है, और विधेयक को स्वीकृति नहीं देता या विधेयक को पुनर्विचार के लिए वापस कर देता है, या फिर विधेयक को सुरक्षित रखता है राज्यपाल राष्ट्रपति के लिए। ठीक है, ये याद रखना है। 3 उनके पास विकल्प होते हैं। यदि कोई विधेयक कहाँ से आता है, कहाँ से आता है, राज्य विधानसभा से। कोई यदि विधेयक पारित होकर राज्यपाल के समक्ष आता है तब उसके पास कितने होते हैं, 4 विकल्प होते हैं। और उसकी समय सीमा क्या दी गई है कि वह कम से कम यानी कि मैक्सिमम अधिकतम वो 3 महीने की अवधि के भीतर ही निर्णय लेगा। ठीक है, ये नहीं है कि 10 में देखो 10 लंबित विधेयक पड़े हुए हैं। ठीक है, इस तरह से क्या होता है, बहुत प्रोसेस स्लो हो जाती है काम करने की। ठीक है, हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2025-26 की अवधि के लिए किस उपयोजना के आधुनिकीकरण को मंजूरी प्रदान की है? किसने? कमांड क्षेत्र विकास और जल प्रबंधन MCDRWM योजना। ठीक है, इसका एक्सप्लेनेशन इतना जरूरी नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। तेलंगाना पर्यटन द्वारा जारी घोषणा के अनुसार आगामी 14 मई 2025 को मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता में राज्य स्थित किस यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के भ्रमण कराने की बात कही है? रामप्पा मंदिर। ठीक है, रामप्पा मंदिर कहाँ है? ठीक है, एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। तेलंगाना पर्यटन में 14 मई 2025 को मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता को काकतीय राजवंश और यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल रामप्पा मंदिर भ्रमण कराने की घोषणा की है। गौरतलब है कि मिस वर्ल्ड 2025 प्रतियोगिता का 72वां यानी कि 72वां संस्करण था। 31 मई हैदराबाद में आयोजित किया गया था। यह तीसरी बार होगा जब भारत इस आयोजन की मेजबानी करेगा। रुद्रेश्वर मंदिर, जिसे रामप्पा मंदिर के नाम से भी जाना जाता है, इसे क्या रुद्रेश्वर मंदिर भी कहा जाता है। रामप्पा मंदिर है, इसे रुद्रेश्वर मंदिर भी कहा जाता है। ये कहाँ स्थित है? तेलंगाना राज्य के वारंगल काकतीय शासक। ये कहाँ पे है? तेलंगाना राज्य के वारंगल के पास मुलुगु जिला है, वहाँ पे पामलेट में स्थित है। ठीक है, आप लोग अगर वो जो साउथ इंडियन होंगे वो समझ पाएंगे इस चीज़ को। ठीक है, कहाँ पे, इतना आप तो जानते होंगे, तेलंगाना राज्य के वारंगल के पास मुलुगु जिले के पालमपेट में स्थित है। ठीक है, इसे 2021 में यूनेस्को द्वारा घोषित किया गया था। मंदिर परिसर का निर्माण किसने किया था? राचरेला रुद्र रेड्डी ने काकतीय शासक गणपति देव के काल में करवाया था। ठीक है, कौन सा? रामप्पा मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? राचरेला रुद्र रेड्डी ने, काकतीय शासक थे, गणपति देव के काल में करवाया था। इसे बलुआ पत्थर से बनाया गया है और माना जाता है कि इसका निर्माण 2013 की ईस्वी में शुरू हुआ था और यह 4 दशकों से भी ज़्यादा समय तक जारी रहा था। ठीक है ना, ये तो बहुत आश्चर्य वाली बात है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। 6 है, हाल ही में गुजरात राज्य के किस उत्पाद को भौगोलिक संकेत GI टैग प्रदान किया गया है? किसको दिया है? अमलसाड़ चीकू है, इसको दिया गया। ठीक है, अमलसाड़ चीकू है, इसको दिया गया है। ठीक है, इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं, जरूरी है उसी का करवाएंगे बच्चे। अमलसाड़ चीकू है जिसका नाम गुजरात के नवसारी जिले के गाँव से लिया गया है। ठीक है, नवसारी जिला उसके गाँव से लिया गया और इसकी अद्वितीय विशेषता और क्षेत्र के साथ गहरे जुड़ाव के कारण भौगोलिक संकेत GI टैग से सम्मानित किया गया। गौरतलब है कि गिर केसर आम और कच्ची खरे खजूर के बाद GI टैग पाने वाला अमलसाड़ चीकू राज्य का तीसरा फल है। ठीक है, भारत से चीकू निर्यात में अकेले गुजरात का योगदान 98% है और नवसारी जिला चीकू का सबसे बड़ा उत्पादक है। भारतीय चीकू के प्रमुख आयातकों में UAE, UK और बहरीन है। चीकू के आयातक कौन है? ठीक है, कौन से है? UAE है, UK है और बहरीन है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं 7th। हाल ही में देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है?
कौन सा पोर्टल लॉन्च किया था? नीति NCAIR राज्य आर्थिक मंच, ठीक है, ये किया था। नेक्स्ट है, इसका एक्सप्लेनेशन देख लीजिएगा बच्चे। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत के किन राज्यों में सरहुल त्यौहार मनाया गया? ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। सरहुल त्यौहार किन राज्यों में मनाया गया है? ये झारखंड में, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और बिहार में मनाया गया है। आइए देख लेते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। सरहुल त्यौहार जो छोटा नागपुर क्षेत्र जिसमें झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और बिहार के कुछ हिस्से शामिल है, आदिवासियों द्वारा मनाया जाने वाला एक वार्षिक त्यौहार है। गौरतलब है कि सरहुल जिसका शाब्दिक अर्थ है साल वृक्ष की पूजा, यह सबसे अधिक पूजनीय आदिवासी त्योहारों में से एक है। यह प्रकृति की पूजा पर आधारित है और सूर्य और पृथ्वी के प्रतीकात्मक मिलन का जश्न मनाया जाता है इसमें। सरहुल और ओराव, ठीक है, ये कौन सी जनजाति के द्वारा मनाया जाता है? सरहुल को ओराव, मुंडा, संथाल, खड़िया और हो जैसी जनजातियों द्वारा मनाया जाता है। ठीक है, कौन कौन सी जनजाति? सरहुल, यहाँ हो है बेटा, को नहीं होता, को कौन सी जाति है? ठीक है, हो, ओराव, मुंडा, संथाल, खड़िया और हो जैसी जनजाति द्वारा मनाया जाता है। ठीक है, यहाँ हो दिया भी है, वही को कौन सी जनजाति है नहीं पढ़ा मैंने। ठीक है, ये को ही होगा शायद, को, ओराव, मुंडा, संथाल जैसी जनजातियों द्वारा मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, हाल ही में किसे भारतीय रिजर्व बैंक RBI का डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया है? इंपॉर्टेंट है, किसे किया गया? पूनम गुप्ता को किया गया। ठीक है, RBI का डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया, पूनम गुप्ता को किया गया। ये पूनम गुप्ता को 3 वर्ष की अवधि के लिए भारतीय रिजर्व बैंक RBI का डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया है। यह वर्तमान में आर्थिक नीति थिंक टैंक नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च की महानिदेशक हैं। गुप्ता की नियुक्ति के साथ RBI में अब कितने हो गए? 4 डिप्टी गवर्नर हो गए, जिन्हें पूनम गुप्ता साहब, M राजेश्वर राव हैं। कौन कौन से? पूनम गुप्ता से 4 हैं, M राजेश्वर राव है, TB रविशंकर है और स्वामीनाथन जे ये हैं। ठीक है, ये सम्मिलित है इनमें, इंपॉर्टेंट है, ये देख लीजिएगा। नेक्स्ट चलते हैं अपने फैक्ट यानी क्वेश्चन पे, करंट अफेयर पे। 10 है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमिलनाडु में किस ब्रिज पर भारत के पहले वर्टिकल लिफ्ट रेलवे समुद्री पुल का उद्घाटन किया है? वो है पंबन ब्रिज। कौन सा है? पंबन ब्रिज है। ठीक है, याद रखिएगा, इतना इंपॉर्टेंट इसका नहीं है एक्सप्लेनेशन। अब चलते हैं अंतर्राष्ट्रीय यानी कि इंटरनेशनल करंट पे। जून माह का है, जून मंथ का करंट अफेयर है। ठीक है, फर्स्ट है, ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी रिव्यू के अनुसार भारत के किस देश को पीछे छोड़ते हुए पवन और सौर ऊर्जा से बिजली का उत्पादन करने वाला दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा देश बना है? किसको छोड़ा पीछे? जर्मनी को। ठीक है, जर्मनी को पीछे छोड़ा। आइए देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन। वैश्विक ऊर्जा थिंक टैंक एम्बर के ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी रिव्यू के 6ठे संस्करण के अनुसार भारत 2024 में जर्मनी को पीछे छोड़ते हुए पवन और सौर ऊर्जा से बिजली का उत्पादन करने वाला दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा देश बना है। नवीकरणीय और परमाणु ऊर्जा सहित निम्न कार्बन स्रोत मिलकर 2024 में विश्व की कितनी है? 40.9% बिजली उपलब्ध कराएंगे। 1940 के दशक के बाद यह पहली बार है जब 40% का आंकड़ा पार किया है भारत ने। वर्ष 2022 में UNFCCC को सौंपे गए अपनी जलवायु प्रतिबद्धताओं या राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान NDC के हिस्से के रूप में भारत का लक्ष्य क्या था? 2030 तक क्या था बच्चे? 2030 तक अपनी स्थापित विद्युत शक्ति क्षमता का 50% यानी कि 50% क्या करेगा? गैर जीवाश्म ईंधन स्रोतों से प्राप्त करना था उसका लक्ष्य। वर्ष 2021 में देश ने वर्ष 2030 तक क्या करना है? 500 गीगावाट और गैर जीवाश्म ईंधन की क्षमता हासिल करने का लक्ष्य भी घोषित किया था। ठीक है, इसने तो ये अपने लक्ष्य के काफ़ी नज़दीक हो गया है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। सेकंड में दिया गया, ये सारे इंपॉर्टेंट बच्चे एक बार आप पढ़ के जरूर जाइएगा एग्जाम में। ठीक है, हाल ही में भारत ने अपने किस पड़ोसी देश के लिए निर्यात के लिए ट्रांसशिपमेंट सुविधा को समाप्त करने की घोषणा की है? बांग्लादेश ने की है। ठीक है, बांग्लादेश के लिए की गई है। हाल में भारत ने अपने किस पड़ोसी देश के लिए निर्यात के लिए ट्रांसशिपमेंट जो सुविधा होती है उसको समाप्त करने की घोषणा की है? वो बांग्लादेश के लिए की है। ठीक है, एक्सप्लेनेशन देख लीजिएगा बच्चे। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे, नहीं तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। 29 अप्रैल, ठीक है, 29 अप्रैल 2025 को किस अंतरिक्ष एजेंसी ने विश्व के वनों का मानचित्रण के उद्देश्य से बायोमास मिशन को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? वो कौन सी कंपनी है? यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ESA द्वारा। ठीक है, याद रखना कब किए हैं? 29 अप्रैल 2025 को की है। ठीक है, यूरोपीय कौन सी एजेंसी है? यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ESA द्वारा किया गया है। नेक्स्ट 4th है, वर्ष 2025 का फंडामेंटल फिजिक्स में ब्रेक थ्रू पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? किसको किया गया? यूरोपीय कण भौतिकी प्रयोगशाला CERN में 4 सहयोगी परियोजनाओं के लिए भौतिकवादियों को दिया गया है। ठीक है,
इससे क्या कहा जाता है, विज्ञान का ऑस्कर कहा जाता है। ठीक है, अच्छा इंपॉर्टेंट है बच्चे, एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। वर्ष 2025 का फंडामेंटल फिजिक्स में ब्रेक थ्रू पुरस्कार स्विट्जरलैंड के जिनेवा के पास यूरोपीय कण भौतिकी प्रयोगशाला CERN में 4 सहयोगी परियोजनाओं में 13,508 भौतिकविदों को दिया गया है। इसे विज्ञान का ऑस्कर कहा जाता है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। विज्ञान का ऑस्कर किसे कहा जाता है, ब्रेक थ्रू पुरस्कार को याद रखिएगा। इन पुरस्कारों की स्थापना वर्ष 2013 में मार्क निवेशिक दंपति यूरी और जूलिया मिलन द्वारा की गई थी, याद रखिएगा। ठीक है, किसके द्वारा इन पुरस्कारों की स्थापना वर्ष 2013 में मार्क जुकरबर्ग और उनकी पत्नी प्रिंसला चौहान। ठीक है यार, ठीक है, कहाँ पे, मार्क जुकरबर्ग और उनकी पत्नी प्रिंसला चौहान, गूगल के पूर्व प्रमुख सर्गेई ब्रिन, जीनोमिक्स कंपनी, ठीक है, के संस्थापक एनी बोजस्की और तकनीकी निवेशक दंपति यूरी और जूलिया मिलर द्वारा की गई थी। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में जारी प्रौद्योगिकी और नवाचार रिपोर्ट 2025 में भारत फ्रंटियर टेक्नोलॉजीज के तत्परता सूचकांक किस स्थान पर, 36वें स्थान पर है। ठीक है, इंपॉर्टेंट इतना नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन का 6ठा सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया, थाईलैंड में। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, कहाँ किया गया, बैंकॉक, थाईलैंड में किया गया है। थाईलैंड की कैपिटल कौन सी है, बैंकॉक। नेक्स्ट देखते हैं, एक्सप्लेनेशन जरूर देखें इसका। 4 अप्रैल 2025 को बिम्स्टेक बहुक्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग के लिए बंगाल की खाड़ी में पहल के सदस्य देशों के राष्ट्राध्यक्षों सरकार के प्रमुखों का 6ठा शिखर सम्मेलन थाईलैंड में आयोजन किया गया था। इस बार शिखर सम्मेलन का विषय क्या था, थीम क्या था, समृद्ध, लचीला और खुला बिम्स्टेक। क्या था, समृद्ध, लचीला और खुला बिम्स्टेक इसका थीम थी, इसका क्या था, विषय था। गौरतलब है कि बिम्स्टेक के बंगाल की खाड़ी क्षेत्र के 7 देश शामिल हैं। सबको पता है, बांग्लादेश है, भूटान है, भारत है, म्यांमार है, नेपाल है, श्रीलंका है और थाईलैंड है। इस क्षेत्र में लगभग 1.8 बिलियन लोग रहते हैं, जो वैश्विक आबादी का 22% है और इसका संयुक्त सकल घरेलू उत्पाद का GDP का देखा जाए तो 3.6 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर है। ठीक है, याद रखिएगा सबसे पहले कि जिसमें भी अगर भारत सदस्य है या फिर डायलॉग ये डायलॉग पार्टनर भी है, ठीक है, तो वो आपको जरूर याद करना है। ठीक है, जिसमें अगर भारत का पार्टिसिपेशन है तो वो याद आपको कर लेना है। नेक्स्ट है 5 अप्रैल 2025 को किस देश के राष्ट्रपति द्वारा भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है। ठीक है, किसने किया है, कब की बात हो रही, 5 अप्रैल 2025 को किस देश के राष्ट्रपति द्वारा भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया है, वो है श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमार दिसानायके के द्वारा। ठीक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 5 अप्रैल 2025 को श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमार दिसानायके के द्वारा देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान श्रीलंका मित्र विभूषण, याद रखना श्रीलंका ये पहले दिया है, मित्र विभूषण से सम्मानित किया गया। या प्रधानमंत्री मोदी को प्राप्त 22वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मान है। ठीक है, कौन सा है, 22वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मान है, मोदी जी को मिला हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं, 8th पर चलते हैं। नेक्स्ट करंट अफेयर अपने पे, हाल ही में कौन सा देश आर्टेमिस समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला 54वां देश बना है, कौन सा बना है, 54वां यानी कि 54वां देश बना है, आपको बताना है कौन सा बना है, बांग्लादेश बना हुआ है। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, ये इंपॉर्टेंट देख लेते हैं, रिसर्च का है, एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं, फिर एंडिंग पे है। बांग्लादेश आर्टेमिस समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला 54वां देश बना है। आर्टेमिस समझौते का उद्देश्य ऐसे दिशा निर्देश स्थापित करना है जो बाहरी अंतरिक्ष के शांतिपूर्ण और सहकारी अन्वेषण को सुनिश्चित करें। गौरतलब है कि आर्टेमिस समझौते की शुरुआत अक्टूबर 2020 में हुई। इसे संयुक्त राज्य अमेरिका, नासा और 8 प्रारंभिक हस्ताक्षरकर्ता देशों द्वारा स्थापित किया गया था। यह समझौता 1967 की बाहर अंतरिक्ष संधि जैसे मौजूदा संधियों पर आधारित है। नेक्स्ट देखते हैं अपना, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन संगठन IOM द्वारा जारी रिपोर्ट में कितने प्रवासियों की मौत का आंकड़ा जारी है, 8,938 मौतों का। ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 10th है, हाल ही में संपन्न गैबोन के राष्ट्रपति चुनाव में किसने जीत दर्ज की, आपको याद कर लेने हैं 4, 5, 6, तो अगर आप 5, 6 कर सकते हैं तो अच्छा है। ठीक है, कि किस देश के राष्ट्रपति हैं और जो तुरंत अभी इलेक्टेड हुए हैं, हाल में ही इलेक्टेड हुए हैं, इनकी जनवरी के बाद से, वो याद कर लेने हैं। अब सुमिलित में आएंगे ही जरूर, 1-2 क्वेश्चन तो इसमें पक्का आते हैं, 100% आते हैं। ठीक है, हाल ही में संपन्न गैबोन के राष्ट्रपति चुनाव में किसने जीत दर्ज की है, किसने की है, जनरल ब्राइस ओलीगुई
न्यू गेमान है, ठीक है। नाम भी इनका ऐसा है, कहाँ के हैं, गैबॉन के हैं, ठीक है। गैबॉन है तो ये ब्राइस से याद कर लीजिए, गैबॉन ब्राइस। जनरल ब्राइस ओलगुई न्यूगिना ने किया है, जनरल ब्राइस ओलगुई न्यूगिना ने किया है, ठीक है। क्या है एक्सप्लेनेशन देखते हैं। अप्रैल 2025 में संपन्न गैबॉन के राष्ट्रपति चुनाव में जनरल ब्राइस ओलगुई न्यूगिना ने जीत दर्ज की है। चुनाव में उन्होंने कितने परसेंट वोट मिले हैं, 90% वोट मिले हैं, ठीक है। याद रख लिएगा जो मैंने बताया आपको। इस तरह से हमें जून माह का करंट अफेयर, ठीक है, जून माह का करंट अफेयर कंप्लीट हो गया है, ठीक है। और साथ में सार संग्रह भी कंप्लीट हो गया, जिसमें जीएस के इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जो एग्जाम में आने वाले हैं, ठीक है। जिसमें बोलते हैं ना गागर में सागर वाला काम है, ठीक है, गागर में सागर वाली श्रृंखला है। देख लीजिएगा, आप लोगों को ये क्लास अच्छी लगी, करंट अफेयर अच्छा लगा है, ठीक है। तो अब नेक्स्ट जो प्रतियोगिता दर्पण की होगी, ये मई की होगी। इस तरह से हम पूरा बैक में चल रहे हैं, जुलाई से लेके चल रहे हैं और लास्ट जनवरी तक हम कंप्लीट करा देंगे और एग्जाम के पहले ये सारा हम कंप्लीट करा देंगे। जैसे मैंने प्रॉमिस किया था घटन चक्र का प्रैक्टिस सेट, वो हमने कंप्लीट करवा दिए। पूरे 5 प्रैक्टिस सेट थे, तो उसमें हमने इस तरह से कंप्लीट कराया जिससे आपको करने में भी दिक्कत ना हो, ठीक है। उसको पार्ट में डिवीजन करके मैंने कराया हुआ है, ठीक है। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ऐड कीजिए, लोगों को जोड़िए, जिससे हमें भी मनोबल मिले, अच्छे से अच्छा कंटेंट बनाएं हम। आप नहीं भी कहेंगे तो भी अच्छे से अच्छा कंटेंट बनाएंगे। अच्छा आरओ का एग्जाम हो जाने दें, जब तक हम ये चलाते हैं अपना प्रतियोगिता दर्पण लेके आए हैं, करंट अफेयर कंप्लीट कर देते हैं। आरओ का एग्जाम हो जाएगा इस संडे को, उसके बाद हम स्टार्ट कर देते हैं पीसीएस जो 12 अक्टूबर का है। फिर आप पीसीएस के हिसाब से स्टार्ट कर देंगे अपने, जैसे अगर आप चाहते हैं तो मॉक टेस्ट करवा देंगे ज्योग्राफी के। अगर आप चाहते हैं कि ज्योग्राफी का कॉन्सेप्ट वाला चलाना है वो भी संक्षेप में, तो वो भी स्टार्ट कर देंगे। लेकिन कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। जहाँ भी रहे, लेकिन डरिए नहीं बिल्कुल भी। कई लोग बच्चे कह रहे हैं कि एग्जाम आ रहा है तो जैसे ही डर लग रहा है। डर किस बात का, बच्चे आपने जो पढ़ा है, ठीक है। अगर एग्जाम अनसर्टेन है तो सबके लिए होता है, ठीक है। क्योंकि एग्जाम अनसर्टेन होता है तो वो सबके लिए होता है, केवल आपके लिए नहीं है, ठीक है। एग्जाम जो आपने साल भर में पढ़ा है वही पूछा जाएगा, ठीक है। अपने आप पे कॉन्फिडेंस रखिए और आपका एग्जाम अच्छा होगा, ठीक है। रिवीजन करते रहिए, ठीक है, पढ़ते रहिए। अब जो 3-4 दिन बचे हुए हैं, ठीक है, फुली डेडिकेटेड होके पढ़ाई कीजिए, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।